नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक संबंध कैसे होंगे, उनके जुड़ने और टूटने के क्या कारण है? क्या कारण है कि आजकल डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं? गुण और डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैरिज से रिलेटेड, इन सब से बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध जोशी श्री संजीव बख्शी जी जुड़े हैं। संजीव बख्शी जी, हमारे स्टूडियो में आपका वेलकम। धन्यवाद। मेरे लिए बड़े मान सम्मान की बात है कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा, यहाँ बुलाया और बहुत अच्छा विषय चुना है आपने। मैरिजेज आर मेड इन हेवन, ये एक कहावत है और इसमें वास्तव में कोई दो राय नहीं है। जो रिश्ते हैं वो ऊपर से तय होके आते हैं, बाकी नीचे तो उसे हम जरिए बनते हैं। उन रिश्तों को सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता ही नहीं, और भी कई बायोलॉजिकल रिश्ते होते हैं, माँ का, पिता का, भाई का। ये सारे रिश्ते उस सिस्टम में एक सुपर कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस परमात्मा का, वो कर्मों से जुड़ा हुआ, तो वो कार्मिक सिस्टम में वही चल रहा है। तो शादी एक हमारे धर्म में एक शाश्वत क्रिया मानी गई है और इसकी सैंक्टिटी को बना के रखने के लिए हमारे संस्कारों में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। और शादी के लिए अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरों के बंधन में बंधा को बांधा जाता है और ये अटूट रिश्ता माना गया है। और आप देखिए, आपने इस परमजीत जी, आप देखिए कि इस धर्म की खासियत और खूबसूरती इस चीज में देखिए कि हमारे सिस्टम में शादी जोड़ने के लिए है, डिवोर्स के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे सिस्टम में संबंध विच्छेद के लिए कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। आप अन्य धर्मों में भी अगर आप देखें तो इस्लाम हो या और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, वहां डिवोर्स की व्यवस्था है। हमारे मतलब आपका कहने का मतलब हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हुए हैं, हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है डिवोर्स। बिल्कुल, एकदम एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे सिस्टम में डिवोर्स नाम की चीज है ही नहीं है। ये 7 जन्मों का बंधन माना गया है। इसको 7 जन्मों का बंधन है। ये मतलब कि कोई ठीक है, फिर भी हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है और शादियां फेल हो रही हैं। ये कानूनन व्यवस्था यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है। आईपीसी में आया है ये व्यवस्था, उस विधान में नहीं है जिस विधान, शाश्वत विधान पे ये बेस्ड है। ये सिस्टम हमारे यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए जो रिश्तों का गणित है, जो उसके समीकरण हैं, उस व्यवस्था में इसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर क्या एस्ट्रोलॉजी में हम डिवोर्स देख सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को, पहले एस्ट्रोलॉजी को समझ लें थोड़ा सा। ज्योतिष, ज्योति और ईश में एक डिवाइन लाइट विजन प्रभु ने हमें प्रोवाइड किया है किसी का भूत भविष्य देखने पढ़ने के लिए। तो उसी में उनकी मैरिज का सक्सेस रेट वगैरह भी हम देख सकते हैं और उसमें वो कैसा इसका मैरिड लाइफ होगा जातक का, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इतना ही प्रोविजन है। बाकी शादियां होती हैं, टूटती हैं, कई रीजंस हैं। अब महत्वाकांक्षी हो गई है दुनिया। कोई पैसे के चलते रिलेशन जोड़ रहा है, कोई बहुत रसूखदार देख के बड़े चाव से शादी करता है, और पर शादी टूट जाती है। सारे भ्रम टूट जाते हैं। अगर सुख नहीं है तो नहीं है, सुख है तो है। उसके फिर कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ संस्कार ऐसे हैं कि
हमारे यहाँ निर्वाह करने का व्यवस्था है। हमारे यहाँ नहीं बनी उनकी आपस में, सेपरेशन नहीं है। एक ही छत के नीचे रह के भी रिश्ता सरवाइव हो सकता है, इसकी हमारे यहाँ व्याख्यान है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे आख्यानों में मिलेंगे पौराणिक, पर हम चूंकि जिस विषय के लिए बहुत गहरा विषय है, बहुत लंबी डिस्कशन का विषय है, तो हम उधर ना जाते हुए मैं इसी के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसके लिए जनरली जातक किसी का लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से बायोडाटा मिलता है कि पंडित जी इनकी कुंडलियाँ मिला दीजिए, इनकी आपस में कैसी रहेगी, इनकी शादी करनी है, एक रिश्ता आया। तो हम उसमें उसके कई मापदंड हैं, कई चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं, उन पैरामीटर्स पे हम उसको चेक करते हैं और उन पैरामीटर में अगर हामी भरने की है तो हाँ जी ठीक है, गो हेड, और नहीं पसंद आता है किसी भी रीज़न से, वो एक अलग, वो पूरा एक विषय है जिसके ऊपर आप आज चर्चा के लिए हमें बुलाए हैं, तो फिर उसी पे चलता है। मेरा अगला प्रश्न यही है जी जी कि हम देखते हैं कि हम पंडित जी के पास जाते हैं जी, वहां पर हम देखते हैं कि हाँ जी 18 गुण मिलते हैं, 20 मिलते हैं, 25 गुण। हमारे दर्शकों को प्लीज सिंपल लैंग्वेज में बताइए क्या सिस्टम है ये। ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि राशि बेस्ड जो ज्योतिष है उसमें राशियां तो 12 ही हैं, ठीक है जी, और उस हर पर्टिकुलर राशि के अष्टकूट गुण होते हैं, 8 तरह के गुण होते हैं। अष्टकूट बोला जाता है उनके। इन गुणों का मिलान किया जाता है जिसमें राशि, ग्रह मैत्री, योनि, तारा, गण, नाड़ी, काफी कुछ आ जाता है। तो इन्हीं के नंबरिंग है, उसी नंबरिंग में उसके कुल 36 गुण होते हैं। तो उन 36 गुणों में दोनों जातकों के रेडी रेकनर को चेक करके कि आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी बन रही है, कितने अंक वो संजो रहे हैं, उस रिलेशनशिप को कितने अंक मिलते हैं, उस हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है और वो अष्टकूट मिलान हो जाता है। और अष्टकूट मिलान के अलावा भी साथ में मांगलिक दोष भी देखा जाता है। जी हाँ। और मांगलिक दोष एक्चुअली में जो है उसका विधान हमारे इस सिस्टम में तब ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब शादियां जल्दी हो जाती थी, अर्ली मैरिजेस हो जाती थी। ब्रह्मचार्य के लिए हमारे यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था में, हमारे यहाँ जो सिस्टम में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। 25-25 साल के 3 हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसको वर्णित किया गया है। तो पहली अवस्था जो है वो ब्रह्मचार्य की है। तो जो ब्रह्मचार्य का नियम पालन कर रहे हैं वो पहले गृहस्थ में जा रहा है। अर्ली मैरिज का मतलब यह है कि 25 साल से पहले शादी हो रही है, उसको अर्ली मैरिज माना गया। ठीक है जी। और फिर आज के भौतिक युग में पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है और कैरियर बनाने में ही मैं देखता हूं लड़के लड़कियां 30 साल के हो जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो फिर जाके शादियां होती हैं, बच्चे भी लेट होते हैं। तो वो पुराने सिस्टम में मंगल की स्टडी ब्रह्मचार्य में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके चलते मंगल का दोष देखा जाता है और मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मंगल ब्रह्मचार्य का प्रतीक है, तो इसलिए मैरिज जो है वो इस मैथनिक सृष्टि को आगे बढ़ाने का एक संवैधानिक सिस्टम है। तो इसलिए इसमें मंगल जो है वो इसको पसंद नहीं करता, या कह लो कि मंगल के साथ उसका कंट्रास्ट भौतिक सुखों में तो
मैथुनी सृष्टि का जो है वो मंगल उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। तो इसलिए ये दोनों का देखना बहुत जरूरी है। मतलब आपने ऐसे बताया, इसका मतलब कि विद एज जी मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो जाता है। देखिए, दोष जो है लफ्ज अपने आप में ऐसा है कि वो खत्म नहीं हो सकता। ओके जी, ठीक उसको हम खत्म नहीं कर सकते। जो सिस्टम ने बोला कि ये खत्म है, वो लफ्ज नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पर वो उसके अंदर उसके गुण रहेंगे जरूर। इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है, वो लड़ाका प्रवृत्ति का है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। मंगल मेष और वृश्चिक 2 राशियों का स्वामी है। तो मेष को आप देख रहे हैं कि मेढ़ा है, लड़ाका कितना होता है, हाथ से सिर लेके एकदम से टकरे मारता रहता है, पंगे लेता रहता है और जितना भी उसका वो सेनापति है, उसके अंदर खून उबाल मारता है। बिल्कुल। तो ये मंगल का गुण है। ठीक है जी। तो मंगल सौम्यता इस चीज मामले में नहीं रखता है, तो इसलिए इसकी जरूरत है। मंगलिक दोष को देखना बहुत जरूरी है। तो वो अपनी एक पर्टिकुलर एज के बाद, वो 25 से 28 का जो दौर है, इस दरमियान जो ब्रह्मचार्य का इफेक्ट है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, फिर आदमी ग्रस्त में चला जाता है। तो मंगल फिर उसकी ग्रस्ती को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, तो वो उसमें जो है मंगल थोड़े कमजोर होकर फल देता है, पर दोष से मुक्ति नहीं होती है। तभी कहते हैं, हम देखते हैं कि 28 के बाद शादी हो। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बोली। बिल्कुल सही आपका मानना है कि भी जनरली 28 को एक डेडलाइन मान लिया गया है। कोई 25 ब्रह्मचार्य की उम्र मानी गई है, 25वें बरस तक। तो एक 3 साल और ग्रेस के, उसके एजुकेशन को देखते हुए उसको ग्रेस के और 3 साल दे दिए गए हैं। तो 28 साल का एक मापदंड बना लिया गया है। तो उसके बाद वो मंगल, आप प्रैक्टिकली भी देखें, जो हमारे अंदर एनर्जी का लेवल, जो मंगल का जोश, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक नौजवान आदमी 25 साल का है और एक 30 साल का है, दोनों में बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो सारा मंगल का रोल है। तो वो जोश ठंडा होता जाता है अल्टीमेटली। जितनी उम्र आगे बढ़ती जाएगी वो जोश ठंडा होता चला जाएगा, दूसरे ग्रहों की डोमिनेंस शुरू हो जाएगी। तो मंगल की डोमिनेंस का पीरियड है वो खत्म होएगा, फिर दूसरे ग्रह अपना रोल प्ले करेंगे। आपने जैसे अभी बताया स्पोर्ट्समैनशिप जी, 30, 32, 34 तक स्पोर्ट्स पर्सन तकरीबन रिटायर हो जाते हैं। जी, जनरली ये बायोलॉजिकली भी हमारी बॉडी की चेंजेस ऐसी होती हैं। तो मंगल हमारे रक्त का कारक ग्रह है, और मंगल जो हमारे अंदर जो जोश है, ऊर्जा है, उसको सब मंगल देखता है। तो ये समय के साथ अब शनि जागृत हो गया, कैरियर बनाना है, तो वो ग्रहों का रोल लाइफ में आ गया। और फिर बृहस्पति है, शिक्षा कारक है, वंश वृद्धि के लिए शुक्र है। तो ये ग्रहों ने भी अपना रोल प्ले करना है। विधाता ने बड़ा सिस्टमेटिकली सारा कुछ बनाया है, तो वो चीजें अपने आप वो गौण होनी शुरू हो जाती हैं। सब विज्ञान है, बिल्कुल टोटल साइंटिफिक है जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। बस लोगों के समझने की जो दृष्टि है उसमें फर्क है, बट है टोटल साइंटिफिक। एब्सोल्युटली, एकदम आपने जैसे अभी बताया अष्टकूट वाला, जिसे हम चर्चा शुरू किए, तो उस समय आपने जैसे उसके बारे में बताया अष्टकूट के लिए, तो कई ऐसे भी विधान हैं जो सब जगह एप्लीकेबल हो। मेरा अपना ओपिनियन है कि यूनिवर्सल जो हर किसी पे लागू हो जाए, वो यूनिवर्सल, वो नियम शाश्वत माने गए। ठीक है। जो किसी, मैं अगर किसी और दीन धर्म का हो जाऊं तो मेरे ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। मान लो कि मैं संजीव बख्शी के बजाय संजीव खान हो गया, तो फिर मेरे लिए जो धर्म के हिसाब से ये जो गणित है, ये सब विद्याओं के जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है ना। बट जो हमारे धर्म के बनाए हुए ये सिस्टम है वो शाश्वत है, वो सब पे एप्लीकेबल होते हैं, वो एक्सेप्ट करे, उनके धर्म में नहीं है। पर जो जितना ये एंशिएंट है, जितना ये पुराना ये चला आ रहा है सिस्टम,
ये सनातन है, इटर्नल। बिल्कुल। ये पता नहीं कब से इस प्रवाह दसों हजार पहले आप उठा लो, कोई भी, मतलब कि आप देख लो कि अगर आज साइंस मानती है, विज्ञान मानता है, गणित की स्टडी में अभी पीछे सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने कृष्ण जी महाभारत की डेटे तक निकाल दी, कृष्ण जी का जन्म और महाभारत की डेटे तक निकाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई आज देखिए हम सन 2000 कुछ में चल रहे हैं और ईसा मसीह से 3300-3500 साल पहले की डेट निकाली है उन्होंने महाभारत काल की, जो गणित की कैलकुलेशंस हैं। और वर्णन है, सूर्य ग्रहण का वर्णन है महाभारत का, उसमें सूर्य ग्रहण लगा था जब महाभारत हुआ। तो और भी रामचंद्र जी की कुंडली अवेलेबल है। आप समझिए कि भाई रामचंद्र कृष्ण से भी पहले के अवतार हैं। बिल्कुल। तो कम से कम 8000 10,000 पहले भी अगर वो हुए हैं तो वाल्मीकि रामायण में उनकी कुंडली का वर्णन है। कर्क लगन और लगन में बृहस्पति चंद्रमा, और चंद्रमा जो है उनका पुनर्वसु नक्षत्र चतुर्थ चरण, तो ये सारी चीजें वर्णन है उसमें। तो कहीं हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ज्योतिष तो मतलब कि हमारा अंग रहा है हर स्टडी में, और इसके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं हुए, बहुत कम लोगों के ये बपौती बन के रह गया, जिसलिए इसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाई। ये तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाली चीज है, इसके ऊपर शोध होने चाहिए, और जिससे कि ज्योतिष का प्रकाश सब तरफ फैले। मैं तो यही चीज चाहता हूं कि देश की सरकारें, हर स्टेट की गवर्नमेंट को आगे बढ़ के इसमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ताकि इस लुप्त होती, मैं तो लुप्त होती इसलिए कहूंगा क्योंकि ज्योतिष में इतनी गहराइयों से रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहे हैं। और रिसर्च वर्क हो, अब इंडिविजुअल के रिसर्च वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है। आप देखो देश में इतना कुछ हो रहा है, किसी को भारत रत्न दिया जा रहा है, पद्मश्री दिया जा रहा है, कुछ उनके एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको ऑनर किया जाता है। आज तक किसी ज्योतिषी को कोई ऐसा ऑनर कोई देश की सरकार नहीं दे पाई है, जबकि हमारे कल्चर का एक सबसे इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है। तो मैं आपके माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस विषय के लिए सरकारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जिससे कि एक तो शिक्षा के सिस्टम में ही ज्योतिष पढ़ाया जाना चाहिए सब यूनिवर्सिटियों में, और फिर उसके अलावा जो इसमें शोधकर्ता लोग हैं और ये ऋषि मुनियों का ज्ञान जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग, उनको भी ऑनर मिलना चाहिए। और उसमें किसी को भारत रत्न तो बहुत दूर की बात है, तो कम से कम कोई पद्मश्री तो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस माध्यम से आपकी जो बात है जी सरकारों तक, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल फ्यूचर में स्टेप्स लिए जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया होगा, अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो ये भी हो ही जाएगा। हमें जैसे बहुत हैरानी होती है आपसे कितनी बातें सुनी, और हमें अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए, हमें संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। जो बातें, मतलब जो साइंस पश्चिम के देशों ने 300-400 साल पहले बतानी शुरू की, जी जी जी, अर्थ ऐसे है, सन ऐसे है, एब्सोल्युटली, हाँ जी हाँ जी, ऐसे है, शनि है, देखिए हमारे हजारों सालों से, पता नहीं कितने हजारों सालों से हमारी कल्चर का पार्ट है। आप हमारा पंचांग लीजिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित है, 2 हिस्सों में उसकी स्टडी है, एक अमावस और एक पूर्णिमा। तो इसके ऊपर तो गणित लगा के चांद सितारों की दूरी हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो रामायण में हनुमान जी का कैसे वो कितनी बड़ी उड़ान भरे और कैसे कितने योजन की उन्होंने उड़ारी मारी और वो लंका पहुंच गए, कैसे वो उसके लिए जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे तो कैसे वो संजीवनी लेने चले गए और कैसे वो किए। तो ये सारी बातें वर्णित हैं, युग सारा गणित के साथ उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। तो ये तो इनिशिएटिव होना चाहिए, इसको जगाने के लिए बहुत गहरे इसके ऊपर शोध होने चाहिए। और शोध के लिए देखिए खाली पेट कोई भजन नहीं होता। बिल्कुल।
तो एक आप देखोगे कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि हमारे यहाँ ये ब्राह्मणों के हाथ में रहा। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण के रूप में ही चित्रित हुआ है। महाभारत काल ले लीजिए, चाहे बाद में तुलसीदास जी का समय ले लीजिए, या कहीं पे भी ले लीजिए, सुदामा जी को ले लीजिए, कृष्ण जी के सखा हैं, वो कितने गरीब हैं। और एक कथाओं में भी एक गरीब ब्राह्मण के नाम से कहानी शुरू होती थी। विप्र जो हैं वो हमेशा शिक्षा बांटने वाला, वो धनार्जन के लिए शिक्षा नहीं बांटता था। चाणक्य हैं, ब्राह्मणों में देखो कितने उन्होंने राजा महाराजा दिए हैं इस सृष्टि को, इस देश को उन्होंने क्या कुछ दिया है। बट जो है खुद वो जो है भिक्षाटन कर रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं। तो ये ब्राह्मण के लिए ये चीज कभी रही नहीं है। आज का मॉडर्न एज है, इसमें शोध के लिए धन की जरूरत है इन सब विषयों में। बिल्कुल। तो इसलिए जो है आप और भी देखिए कि ब्याह शादियां होती हैं, पंडित जी की फीस आज भी वही की वही खड़ी है। ब्याह शादियों के बजट 21 लाख रुपया हो गया, 25 लाख हो गया, बैंकेट हॉल हो गया, पार्टी का हो गया, लेन देन का हो गया, कोई करोड़ों में कर रहा है, कोई कुछ में कर रहा है। पंडित जी की फीस पे घूम पे आके फिर वही की वही। आज से जब से मैं को 34 साल हो गए ज्योतिष करते हुए, और मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण की फीस जो है वो 1100 से 2100 के बीच में उतने समय से चली आ रही है ये परंपरा। और ब्राह्मण की फीस कहीं नहीं बढ़ी, और कहीं देना पड़ जाए बड़ा पैसा मांगता है। यार ये ब्राह्मण थे, ये तो मुंह फाड़ के पैसा मांग रहा है। तो ब्राह्मण को देने वाला पैसा नहीं बढ़ा है, तो शोध कहां से होंगे, रोटी कहां से खाएगा। और उसी के चलते फिर कहीं कोई गलत रास्ते से धन कमाने की कोशिश करता है, तो फिर ये विद्या बदनाम होती है और कई तरीके की बातें होती हैं। तो मैं इस विषय को बहुत गहरा नहीं खींचना चाहता, बट शोध होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, रिसर्च जरूरी है। बिल्कुल सही। मेरा अगला सवाल जी, क्या हमारे पहले हम एशियंट टाइम्स पे चले जाए, रामायण महाभारत के टाइम्स में चले जाए, वहां पर भी ये कुंडली मिलान का सिस्टम था? बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी आपने। देखिए, यही मेरे जो मेरी धारणा है, जिसके ऊपर शोध करता रहता हूं, और यही मूल में यही बातें हैं जो मेरे को प्रेरित करती हैं इस विषय के ऊपर बोलने के लिए और शोध करने के लिए। देखिए, क्या है कि पहले के विधान अगर हम देखें तो उसमें कहीं पे भी कुंडली मिलान का सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। पुराने ज्योतिष के टेक्स्ट उठा लिए जाएं या पौराणिक आख्यान उठा लिए जाएं, कोई वर्णन कहीं कोई वर्णन नहीं है। रामायण ले लीजिए, वहां रामचंद्र जी सीता का स्वयंवर से उनको लेके आते हैं। और यही अगर हम महाभारत में चले जाएं तो द्रौपदी को ब्याने के लिए अर्जुन स्वयंवर में जाते हैं। तो हमारी कन्याओं को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था, इसीलिए उसको स्वयंवर कहा गया। कोई मतलब हमारा इस तरीके का कहीं कोई वर्णन नहीं है पुराने एशियन टेक्स्ट में। ये देखिए कि हमारा ये कल्चर इतना रिच है कि भी इसने सभी को अपने यहाँ जगा दिया है। ठीक है। तो कहते हैं कि रमल ज्योतिष जो है वो महाभारत काल में शकुनी जी पासे का जो है रमल का सिस्टम वो लेके आए थे यहाँ पे। तो रमल ज्योतिष भी है, ज्योतिष में रमल ज्योतिष भी काम करता है। कई लोग पासा फेंक के, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलन है पासे फेंक के किसी के बारे में कुछ बताने का। तो ऐसी और भी कई विद्याएं हैं जो हमारे यहाँ आजकल टैरोट चल रहा है। टैरोट कार्ड ने जगह बना ली है, अब नई चीज आ गई है इसमें। तो हमारे यहाँ तो अपने विषय का शोध नहीं हो पाने से दूसरे इन चीजों के लिए स्कोप बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब टैरोट का बहुत प्रचलन हो गया। बिल्कुल सही बोला, आजकल टैरोट कार्ड चल रहा है। तो हमने हर किसी को जगह दिया है अपने सिस्टम में। हमने हर किसी को वेलकम किया, जो हमको पसंद आ जाता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। यही खूबसूरती पर यही खूबसूरती है, किंतु हम अपनी जड़ें
खोते जा रहे हैं। जो मूल है वो इतना मजबूत है कि भी हमारी हस्ती मिटती नहीं है, कोशिशें पूरी होती हैं, पर जड़ें इतनी मजबूत हैं, इस वजह से यही ज्योतिष का कमाल है। बिल्कुल सही बोला जी। वैदिक ज्योतिष वेदों की देन है, और आज मॉडर्न एज में अपना लाल किताब भी है। लाल किताब के रचयिता हमारे रूपचंद जोशी जी अपने फिलौर के थे। अच्छा जी, ये फिलौर। यही हमारे बगल में पंजाब का हिस्सा है। ओके। उनका लिखा हुआ है, अपना लाल किताब के रचयिता वही हैं। सॉरी मैं टोक रहा हूँ जी। कितना पुराना लाल किताब का? कुछ नहीं ज्यादा, रूपचंद जोशी हमारे में पिछले उसके वो पिछले मतलब कि आज से देश की आजादी काल के आसपास का ही टाइम माना गया है, 1950 के आसपास का। और आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग, बहुत ट्रेंडिंग है इस टाइम। इस टाइम दुनिया बहुत दीवानी है, कई लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ज्योतिष में। लाल किताब भी वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है, एक्सटेंडेड है। उसके रूट्स तो बेसिक यही हैं, वैदिक ज्योतिष ही है। जैसे जैमिनी भी है, बहुत कुछ है। जैमिनी साउथ से आया है, जैमिनी ऋषि पे बेस्ड है। पर है भृगु ज्योतिष है हमारे यहाँ का, पंजाब का भृगु है। भृगु हमारे आपके होशियारपुर में बैठे हैं, भृगु संहिता के रचयिता भृगु ऋषि, उनके कुछ अंश तो सुनते हैं हमारे होशियारपुर में ही अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस सब तो उस परमात्मा ने बड़ा खूबसूरत ये विषय को दिया है, और ये खान है अपना ये देश, बहुत कुछ है। कई लोग हमारे कुछ ऋषि, आयुर्वेद है। अब ज्योतिष छोड़ दीजिए, अपने देश में एंशिएंट वैदिक काल की कितनी चीजें हैं जो पूरी दुनिया ने ली हैं, और इसके ऊपर रिसर्च करके, शोध करके उन्होंने, राइट ब्रदर्स ने जहाज बना दिया। जबकि हमारे यहाँ महाभारत काल में, रामायण काल में पुष्पक विमान की चर्चा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुष्पक विमान से कुबेर का है को पुष्पक विमान रईस था, दुनिया का सबसे रईस जो समर्थवान आदमी, धन दौलत वाला, वो कुबेर रहे हैं। बिल्कुल जी। और रावण के भाई थे, कजन थे, और रावण ने अल्टीमेटली उससे ले लिया, भाई लिया भाई, हमें जरूरत है, तेरे घास कैसे पड़ा है। तो बहुत कुछ है हमारे यहाँ। आप देखिए, जो हम कल्पना करते हैं वो सच्चाई में कहीं ना कहीं जरूर होती है। बिल्कुल। और वो कल्पना से ही अगर मानते हैं लोग कि भी ये सब कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं धन्य मानता हूं आज से 10,000 साल पहले या कितने साल पहले किसी ने कल्पना करी होगी इस चीज की, हवाई जहाज की, है वो, उसको दाद देनी चाहिए। अगर तुम ऐसे नहीं मानते तो ऐसे मानो। बिल्कुल जी। हाँ, ये तो पश्चिम ने हमारा सारा हाईजैक कर लिया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका नाम खत्म कर दिया गया, वो अपने शोध और अपने नाम से उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इस पे काम होना चाहिए। ठीक है। तो बख्शी जी, अगला सवाल मेरा जी। हम देखते हैं कि लव मैरिजेस होती है, जी। रिलेशनशिप, जो मैरिज से पहले रिलेशनशिप होता है वो बहुत बढ़िया चलता होता है, बहुत प्यार होता है, बनती बहुत अच्छी जी है। जी जी जी। पर जब मैरिज होती है, पता नहीं क्या ट्रिगर होता है कि मैरिज डिवोर्स हो जाता है, या मैरिज जो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, बहुत ही क्लेश वाली मैरिज होती है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसके ऊपर भी बहुत शोध होना जरूरी है। ये विषय बड़ा सेंसिटिव है, तो मैं कुछ वैदिक मर्यादाओं को और ज्योतिष की मर्यादाओं से बाहर जाके कुछ बातें नहीं बोल सकता। किंतु फिर भी जो मेरे अपना इसके ऊपर अध्ययन है, जो मेरी अपनी रिसर्च है, वो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ मुगलियाई हमलों के बाद हमारे विधान काफी बदल गए। ठीक है जी। तो हमारे विधान जो बदले, हमारे यहाँ रात्रि की शादियां होने लग गई। तो रात्रि के ब्याह होने लगे, दिन में हम ढके छुपे तारों की छांव में, जब तारे के रहते हुए सूर्य उदय होने से पहले पहले लड़की की डोली विदा कर देते। ओके। रात्रि को ब्याह किया, तारों की छांव में ही बिटिया को विदा कर दिया गया। पिछले 500-600 सालों से ऐसा होने लगा। ये मुगलियाई काल, जो मुगल का इन्वेजन हुआ, मुगल जो है बेसिकली वो सब लुटेरा गैंग
गैंग सिस्टम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे लोग, हमारी कल्चर इतनी रिच, इतने पैसे वाले हम लोग रहे हैं, ब्याह शादियों के लिए ही हम जैसे सब सोच के बचा के रखते हैं। आज भी हमारे यहाँ यही है, ब्याह शादी एकदम पूरी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा लगा देते हैं। तो हमारी औरतें सोने से लदी हुई, उस दिन पहनना है गहने और ये अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना है, उस दिन अच्छे भोजन भी बनेंगे और ये सब चीज। डकैतों के गैंगों ने रात में हमले करने और इनके ऊपर हमले करने, तो जिस वजह से गुपचुप तरीके से रात्रि में विवाह होने लग गए। ओके। दिन के विवाह बंद हो गए, कम हो गए। आज ये परंपरा बनती जा रही है। देखिए, शादी के लिए अग्नि जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है। हमारे यहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो चाहे दिन का ब्याह हो चाहे रात्रि का ब्याह हो, अग्नि को प्रज्वलित करके ही हम शादी करते हैं। अब मुहूर्त ज्योतिष में रात्रि के मुहूर्त बढ़ गए हैं, क्योंकि रात्रि की ये जो लाइट रोशनी का जब से दौर आया है, बिजली की आविष्कार से ये जो तड़क भड़क शो ऑफ बढ़ा है, ये ग्लिटर जो शादी का है उसका मजा लेने के लिए रात्रि की परंपरा लोगों ने पकड़ ली है। ओके। लोगों ने दिन का लुत्फ नहीं ले पाते, रात्रि में इस शो बिजनेस में ग्लैमर ने इसने जगह बना ली है। दिन में वो ग्लैमर काम नहीं करता इतना बेहतर, तो इसके चलते भी एक रीजन है कि शादियां रात्रि की मुहूर्तों में चल रही हैं। बेसिकली रात्रि मुहूर्त में, रात्रि में चंद्रमा बलवान होता है, दिन के समय सूर्य बलवान होता है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि अपने सिखिज्म की खूबसूरती कि कितने बेहतरीन विधान हैं। अभिजीत मुहूर्त में शादियां होती हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है। कितने तार्किक और वैज्ञानिक सोच नजरिए के हमारे गुरु महाराजाओं की परंपरा रही कि उन्होंने ये टाइम चुना। साक्षात अग्नि के जो कारक हैं वो हैं सूर्यदेव, वो एकदम सिर पे होते हैं। और ज्योतिष में वो समय को माना गया है कि सूर्य दिग्बली होते हैं, दशम भाव में सूर्य चल रहे होते हैं, और सूर्य जब दिग्बली होंगे तो बाकी सारे ग्रह अस्त हो जाएंगे। सूर्य इतना बलवान होता है। सूर्य को कुदरती तौर पे नैसर्गिक रूप से ज्योतिष में आत्म कारक माना गया, आत्मा का कारक माना गया। चंद्रमा को मन का कारक माना गया। तो चंद्रमा घटती बढ़ती कलाओं में चंद्रमा के मूड स्विंग्स बड़ी तेज चलते हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ठीक है। तो रात में उसकी कलाएं स्थिर नहीं रहती। तो वो मूड स्विंग्स जो हैं, जब लावा फेरे शुरू हुए रात्रि में मुहूर्त में, पंडित जी ने जो निकाल के दिया, और जब तक लावा फेरे का टाइम आया वो मुहूर्त शिफ्ट कर गया। किन्हीं किन्हीं बातों पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसका भी इफेक्ट आता है। ओके। आप देखिए कि सिखिज्म में मैरिज का सक्सेस रेट आज के मॉडर्न हिंदू सिस्टम से ज्यादा बेहतर है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, सूर्य स्थिर है, चंद्रमा बहुत चंचल हैं, मूवेबल हैं। उनके रहते हुए रात्रि बलवान है चंद्रमा और दिन बलवान है सूर्य। इसलिए मेरा मानना है कि मैं आपके जरिए से औरों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि दिन के अगर अच्छे मुहूर्त मिलते हैं तो उसमें शादियां जरूर करें। और ये ग्लैमर और ये भौतिक तड़क भड़क और इसके लिए जो रात्रि के मुहूर्त चुनने शुरू किए गए हैं उसको हम कम से कम इस्तेमाल करें, तो वही हमारे संस्कार के लिए श्रेयस्कर होगा।
बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि दिन के टाइम जब सूर्य जो स्थिरता का कारक है, जी स्टेबिलिटी का कारक है, जी, उस मुहूर्त में, सूर्य के प्रेजेंस में, यस, दिन के मुहूर्त में शादी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, दिन में जब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, साक्षात सूर्य सिर पे खड़े हैं, अग्नि के कारक जो इस सारी एनर्जी इस सृष्टि को दे रहे हैं, वो दिग्बली होके हमारे सिर पे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और रात्रि में जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, पर रातें ठंडी होती हैं, चंद्रमा का इफेक्ट ठंडा है, ठंडा है। तो अग्नि का सिर्फ एक जो हम प्रज्वलित करते हैं, अब वो जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो भी देखिए कि उसके लिए भी अग्नि कुंड नहीं बनाए जाते। अच्छा। नहीं तो पहले गोबर का लेप वगैरह करके अग्नि कुंड बनाया जाता था, उसमें आम की और मीठी लकड़ियां इस्तेमाल होके उस अग्नि को प्रज्वलित करके तो उसमें यह काम होता था। अब लोहे के कुंड आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोहा भी उसमें मिक्स हो गया है, जी जी जी। तो वो स्थिरता कहाँ से लाएगा? वो तो अपना इफेक्ट लोहा भी देगा। वहां शनि भी मौजूद है, शनि भी वहां मौजूद है, जो एक बहुत आई थिंक कोल्ड प्लैनेट माना गया है ना। देखिए, सीधी सी बात है कि सूर्य और शनि दोनों विपरीत नेचर के प्लैनेट, बेशक पिता पुत्र हैं, पौराणिक आख्यानों में पिता पुत्र माने गए हैं, पर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में तो दोनों विपरीत हैं। विपरीत है। अब उसको भी हम अपने मुहूर्त में लगन लावा फेरे में अग्नि कुंड लोहे का लेके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके ब्याह कर रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट आएगा, इस शनि का भी साथ में सम्मिलित होगा। हमारा पूर्वजों से जो कल्चर चलता आ रहा था, वो हम गिव अप करके यही कारण हम एक मेन कारण मान सकते हैं कि वो कल्चर, वो बातें हम छोड़कर अपनी जो इनोवेशंस कर रहे हैं, वो भी मेन कारण है सभी की रिश्ते खराब हो रहे हैं। लाइक अग्निकुल आपने बताया कि जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए, क्या है कि सिर्फ कुछ अनजानवश हमसे गलतियां होती हैं, जैसे अग्निकुंड एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, तो पर इसके समझाए कौन? ये बातों को अपनी व्यवस्था करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए कोई बताने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बताने के लिए जो है उसका कोई वैल्यू नहीं माना गया। मैं आपको पहले ही बता के हटा कि भाई पंडित जी भी जो हैं वो अपना पंचांग लेके, लोग तो कई लोग इतना मजाक करते हैं कई बार, तो हम ये इतनी पवित्र और इतनी शाश्वत विद्या है, और ये शादी इतना पावन जीवन में वंस इन ए लाइफ वाला एक्सपीरियंस है, पंडित जी की दक्षिणा पे आके, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो वो उनका भी इंटरेस्ट नहीं है बाकी बातों में, उनको भी अपनी दक्षिणा से ही सरोकार है। पर जिनको है, जो जानते हैं, वो मानते हैं, तो वो शोध करते हैं, तो वो अपने तरीके से चलते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, और एक मेन आजकल काफी चर्चा में भी रहता है, पेरेंट्स जो है इस पर काफी आज की एम्फसाइज भी करते हैं इस चीज को, कि सेम गोत्र में मैरिज क्या मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या कारण है? देखिए, आपने ये जो है देखा कि हम लोगों में सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। सेम गोत्र को एक भाई बहन मान लिया गया है। ठीक है। सेम गोत्र का मतलब है कि पीछे से सप्त ऋषियों के जो गोत्र चले आ रहे हैं, तो वो साइंस वहां काम कर रही है। उस चीज को समझिए कि वहां एक साइंस काम कर रही है। माना गया है कि भाई हाइब्रिड जो है वो बेहतर रहती है, अदरवाइज जो जीन है उसकी जर्नी जो है वो खराब होती है। सेम गोत्र में जीन की यात्रा जीन को दूषित करती है। सेम गोत्र की शादी में वो बेसिकली दोनों एक तरीके के भाई बहन, एक ही ऋषि की संतान है। ये भी साइंस है, ये साइंस है, जेनेटिक है। इसलिए हम गोत्र को महत्व देते हैं, ताकि वो क्रॉस हो जाए, ब्रीड जो है वो क्रॉस हो जाए। बख्शी जी, पर गोरे लोग तो बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल।
देखिए ये देखिए उनका, पर विज्ञान के इस तथ्य को वो भी नहीं झुठला सकते बिल्कुल, ये कब से चलता कि भी आ रहा है। क्रॉस ब्रीड होना बहुत जरूरी है, और उन लोगों में भी वो इन पहलुओं को नहीं जानते, इतनी बारीकियों को वो नहीं जानते, वो अनजान हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये तो आज के मॉडर्न साइंस कह रही है ना, उन्हीं की दी हुई है ना, वो लोग ही कहते हैं ना, उन्होंने ही हमें बताया ना कि हाइब्रिड जो है, वो क्रॉस ब्रीड जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। दो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, अब आप देखिए कई धर्मों में पारसीज हैं, पारसियों की पारसियों में ही शादियां होती हैं। ठीक है, इतनी सी रह गई मुट्ठी भर पारसी इस टाइम दुनिया में। बिल्कुल जी। पारसी कहने को जो है हिंदुस्तान में ही जहां पारसियों का थोड़ा अस्तित्व बचा हुआ है, बिल्कुल। वो गिनती के रह गए हैं पारसी। सिर्फ यही कि भी उनकी आगे अपने ये जेनेटिक, अब जाके उनके यहाँ भी जागृति आई है। अब उनके यहाँ भी अपनी बेटियों को, बेटों को किसी अदर धर्म से शादी करने की परमिशन मिलनी शुरू हुई है। वो भी इस मूल को समझ गए हैं, अब जाके हैं जब उनका अपना अस्तित्व खतरे में आ गया कि दुनिया से ही मिट रहे हैं पारसीस। तो ये वास्तविकता है। तो गोत्र जो है सिस्टम, ये सेम गोत्र में शादी एक जेनेटिक स्टडी है, और वो जितना क्रॉस होके हम दूसरे गोत्र में करेंगे उतनी श्रेष्ठ संतान को हम उत्पन्न करेंगे। तो पोलियोग्रस्त, अपना मेंटली रिटार्टेड, और ये जेनेटिक दोष हैं। ओके, तो ये जेनेटिक दोष से अगर बचना है तो हमें सेम गोत्र शादी से बाहर काम करना होगा। कई मुल्कों में हम देखते हैं, हमारे आसपास ही कई मुल्क है जी, जहाँ पर ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा। एब्सोल्युटली। आप देखिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए। पाकिस्तान बेसिकली जो है वहां पे पोलियो का गढ़ है। हिंदुस्तान तो बहुत काम करता है, रिसर्च करता है इसके ऊपर। अमिताभ बच्चन उसके एम्बेसडर रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स के, जितनी हमने मेहनत करी है। बिल्कुल जी। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो जेनेटिक स्टडी के हिसाब से जो है ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने बहुत ही आज ज्ञान प्राप्त किया। आपने ऐसा खुश नहीं है आपका अपना मान सम्मान आप ने जो मुझे दिया, मैं भी उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने इस लायक समझा और हमें अपने स्टूडियो बुलाया। हम भी आपके बहुत आभारी हैं कि हमारे आपके ये मौका हमें दिया है, तो इसके जरिए से हम भी मासिस से जुड़ने की कोशिश में हैं और अपनी बात रखने का हमारे पास भी प्लेटफॉर्म मिला हमें भी। तो मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आजकल मैरिज जो है क्राइसिस से निकल रही है, ये हमारी इंस्टीट्यूशनल मैरिज है। जी जी जी, ये क्राइसिस से निकल रहा है, और इस पर आपने आकर अपने विचार जो पेश किए, बहुत गहरा विषय है, बहुत लंबा, और भी बड़ी डिस्कशन इसमें हो सकती है। हाँ जी। तो इसको हम संजो के रखते हैं किसी अगले और एपिसोड के लिए, या किसी और अगली सिटिंग के लिए हम इसी शोध के ऊपर फिर आगे बात करेंगे। तो मैं जो है अगले उसके लिए शोध के लिए फिर तैयार होके आऊंगा आपके पास। आपने बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे और हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। देखिए, सिर्फ एक ज्योतिषी जो है ये सोच ले भी मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है। तो आपके सवालों में से ही कितनी बातें निकली हैं कि भाई हम ही खुद ही एनलाइटन हो गए, हमको खुद को ही कई चीजें अपडेट हो गई। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए एक बार फिर आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।